जनक आज परीक्षा देने जा रही है। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान की परीक्षा है। सुबह का समय है, जनक मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी मेहनत रंग लाए। वह पूरे दिल से चाहती है कि इस बार वह कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे सबको यह यकीन हो जाए कि वह भी अपने दम पर कुछ हासिल कर सकती है। उसकी आंखों में डर और विश्वास दोनों झलकते हैं। वह जानती है कि आज का दिन उसके जीवन का एक अहम मोड़ है। मंदिर से लौटते ही घर का माहौल और अधिक भावनात्मक हो जाता है। कुछ लोग जनक को समर्थन देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वह जरूर पास होगी क्योंकि उसने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि उसकी जैसी लड़की कुछ नहीं कर सकती, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इन तानों और आलोचनाओं के बीच जनक थोड़ी टूट जाती है, लेकिन वह चुप रहकर सब सह लेती है। उसे पता है कि जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से देना है। इसी बीच अनिरुद्ध उसके पास आता है और उसे ढाढ़स बंधाता है। वह कहता है कि तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। किसी के कहने से अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जनक को उसकी बातें अंदर से मजबूत बनाती हैं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक नया मोड़ लेती है जब ऋषि को जनक और अनिरुद्ध की नजदीकियां चुभने लगती हैं। वह अनिरुद्ध को घेर कर धमकी देता है और कहता है कि अगर वह जनक का साथ देता रहा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस धमकी के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि अनिरुद्ध बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह और मजबूत होता चला जाता है। अब यह सिर्फ जनक की परीक्षा नहीं रही, बल्कि यह उसकी इज्जत, अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता है, परीक्षा का परिणाम सामने आने का वक्त आता है। पूरा घर टीवी या मोबाइल पर रिजल्ट का इंतजार करता है। हर किसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जनक का दिल तेजी से धड़क रहा है, उसका हाथ कांप रहा है। लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। अंततः परिणाम घोषित होता है और जनक न सिर्फ पास होती है बल्कि अच्छे अंकों से पास होती है। यह खबर सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जो लोग उस पर शक कर रहे थे उनके चेहरे उतर जाते हैं, वहीं जनक के समर्थन में खड़े लोग खुशी से झूम उठते हैं। जनक की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी, संघर्ष और जीत के आंसू होते हैं। वह याद करती है कि किस तरह उसने तानों, अपमान और कठिनाइयों का सामना करते हुए पढ़ाई जारी रखी थी। आज उसकी सफलता उन सभी सवालों का जवाब है जो उस पर उठाए गए थे। अनिरुद्ध उसकी सफलता पर उसे बधाई देता है और जनक उसकी ओर देखती है, सोचती है कि अगर ऋषि का साथ न होता तो शायद वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। एपिसोड का अंत एक भावनात्मक दृश्य से होता है, जहाँ जनक की सफलता उसे नया आत्मविश्वास देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैमरा धीरे धीरे ऋषि के गुस्से भरे चेहरे पर टिकता है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में ऋषि और अनिरुद्ध के बीच टकराव और भी तीखा हो सकता है। अगले दृश्य में कहानी में एक और दुखद मोड़ आता है। बताया जाता है कि जनक के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुनकर उसका मन टूट जाता है। पंडित जी जनक से कहते हैं कि वह पिंडदान की रस्म निभाए। जनक रोते हुए कहती है कि वह यह नहीं कर सकती क्योंकि मां को अलविदा कहना उसके लिए बहुत कठिन है। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाती। लेकिन ऋषि उसे समझाता है कि उसकी मां का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है और वह खुद उसकी मां की छाया है। ऋषि उसे प्रेरित करता है कि वह यह रस्म पूरी करे। फिर जनक धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर पंडित जी के पास जाती है और पिंडदान करती है। ऋषि उसके पास बैठा रहता है और उसका मनोबल बनाए रखता है। पराशर भी जनक को सांत्वना देता है। यह पूरा दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला होता है। अगले दिन जनक ऋषि को खाना देती है और कहती है कि वह रास्ते में खा ले।
ऋषि कहता है कि वह ढाबे पर भी खा सकता था, लेकिन जनक कहती है कि घर का खाना बेहतर होता है। इस बातचीत से यह साफ झलकता है कि जनक और ऋषि के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बन चुका है। हालांकि जनक को बुखार है, लेकिन वह ऋषि को नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि वह परेशान हो जाएगा। ऋषि जनक से कहता है कि वह परीक्षा अच्छे से दे। जनक मन ही मन सोचती है कि वह ऋषि को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके लिए एक अलग जगह बन गई है। ऋषि जाते समय जनक को भरोसा दिलाता है कि समय सब बदल देगा। उसकी ये बातें जनक को थोड़ी राहत देती हैं, लेकिन फिर वह अपनी माँ की बातें याद करने लगती है। उसकी माँ के साथ बिताए पल, उनके दिए हुए संस्कार, संघर्ष करने की ताकत और हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा बनाए रखने की सीख उसे बार बार याद आती है। वह अंदर ही अंदर टूटती है, लेकिन खुद को संभालती भी है। यह पूरी कहानी सिर्फ एक लड़की की परीक्षा की नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान, संघर्ष और पहचान की कहानी है। यह कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और साथ में कुछ ऐसे लोग हों जो सही समय पर आपका साथ दें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। जनक की यह यात्रा कई उतार चढ़ावों से भरी है, लेकिन हर मोड़ पर वह और मजबूत होती जाती है। जनक की जिंदगी में अब एक और नया मोड़ आ गया है। मां के जाने के बाद वह खुद को बेहद अकेला और खाली महसूस कर रही है। उसकी आंखों में मां की यादें, उनकी बातें और उनका प्यार बार बार उभर आता है। घर की हर चीज में उसे मां की झलक दिखती है और यह खालीपन उसे अंदर तक तोड़ रहा है। वह हर रोज उन पलों को याद करती है जब मां ने उसका हौसला बढ़ाया, जब मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया। अब जब वह नहीं रही तो जनक को ऐसा लगता है जैसे जीवन की एक बड़ी नींद भी छिन गई हो। वहीं दूसरी ओर ऋषि भी इस दौर में जनक का सहारा बनने की कोशिश करता है। वह हर पल उसके पास रहने की, उसे मानसिक रूप से संभालने की कोशिश करता है। लेकिन उसके इस सहयोग को सभी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, खासकर अदिति, जिसे लगता है कि ऋषि अब जनक को अधिक प्राथमिकता देने लगा है। अदिति का दिल टूट गया है क्योंकि उसे लगता है कि ऋषि के व्यवहार में बदलाव आ गया है। वह खुद को रिश्ते में उपेक्षित महसूस करने लगी है। अदिति अपने परिवार के सामने खुलकर कहती है कि अब वह इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। वह कहती है, ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की चलती हो? मैंने बहुत सहन किया है, अब और नहीं। उसका यह कहना घर में एक तूफान खड़ा कर देता है। ऋषि की मां, जो अदिति को बहू के रूप में मान चुकी हैं, उसे समझाने की भरसक कोशिश करती हैं। वह बार बार कहती हैं कि तुम ही इस घर की बहू हो और हम तुम्हें ही बहू मानते हैं। ऋषि जो कर रहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अदिति साफ कहती है, अगर वह उस लड़की को इस घर की बहू बना लाया तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह रोते हुए कहती है कि ऋषि ने उसका दिल तोड़ा है, उसने उसके साथ गलत किया है और वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच दूसरी ओर नूतन की याद में श्राद्ध की तैयारी की जा रही है। पराशर और फूल मिलकर श्राद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। यह क्षण बेहद भावुक होता है। पराशर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। फूल भी लगातार रो रही होती है क्योंकि वह नूतन को सिर्फ मां नहीं, एक मार्गदर्शक, एक साया मानती थी। ऋषि यह सब देखकर बहुत विचलित हो जाता है। वह फूल के पास जाता है और उसे दिलासा देता है। वह कहता है, तुम्हारी मां ने जाते वक्त कहा था कि मरते समय इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूं, और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऋषि की ये बातें फूल को थोड़ा सुकून देती हैं, लेकिन उसके भीतर का दुख कम नहीं होता। फूल श्राद्ध करने से मना कर रही होती है, लेकिन ऋषि के समझाने पर वह तैयार होती है। पराशर भी उसका समर्थन करता है। फूल पिंडदान करती है और इस रस्म के दौरान सबकी आंखें नम हो जाती हैं।
यह एक ऐसा क्षण होता है जब पूरा घर एक साथ बैठकर नूतन की याद में डूबा होता है। ऋषि को फूल की हालत देखकर बहुत तकलीफ होती है और वह मन ही मन यह महसूस करने लगता है कि अब उसके दिल में फूल के लिए कुछ खास भावना जन्म लेने लगी है। वह उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस तुम ठीक रहो। अगले दिन जब ऋषि जाने की तैयारी करता है तो फूल उसके लिए नाश्ता बनाती है। पहले तो ऋषि मना कर देता है, लेकिन जब फूल कहती है कि मैंने अपने हाथों से बनाया है तो वह उसे स्वीकार कर लेता है। फूल मुस्कुराकर कहती है, हमारी अम्मा कहा करती थी कि कोई भी आदमी घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ खाकर जाना चाहिए। ऋषि उसकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है। वह फूल से पूछता है कि तबीयत ठीक है या नहीं। फूल कहती है कि सब ठीक है और वह अब खुद को संभाल चुकी है। ऋषि उसे कहता है कि अब वह मन लगाकर पढ़ाई करे और अच्छे कॉलेज में दाखिला ले, क्योंकि यही माँ का सपना था और अब उसका फर्ज बनता है कि वह उस सपने को पूरा करे। इधर अदिति अब भी भीतर ही भीतर टूट रही है। वह खुद को असहाय और उपेक्षित महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि ऋषि अब उससे दूर जा चुका है और वह रिश्ता जो कभी मजबूत था अब सिर्फ नाम का रह गया है। लेकिन ऋषि की माँ उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, तुम ही इस घर की बहू हो, अगर तुमने हार मान ली तो यह घर भी बिखर जाएगा। लेकिन अदिति कहती है, अब कुछ बचा नहीं है, मैं अब और नहीं रह सकती। उसने मेरा दिल तोड़ा है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कहानी अब एक जटिल मोड़ पर आ जाती है। जनक, जो अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रही है, अब एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके आसपास के लोग भावनाओं, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच उलझ गए हैं। ऋषि का झुकाव जनक और फूल दोनों की तरफ दिखाई दे रहा है, जिससे स्थितियां और भी पेचीदा हो गई हैं। अदिति की नाराजगी, फूल का दर्द, जनक की मेहनत और ऋषि की उलझन, यह सब मिलकर एक ऐसी भावनात्मक गहराई पैदा करते हैं जो दर्शकों को भीतर तक छू जाती है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ऋषि क्या फैसला लेगा। क्या वह अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच संतुलन बना पाएगा? क्या अदिति को मनाया जा सकेगा? क्या जनक अपने भविष्य की नई शुरुआत कर पाएगी? और क्या फूल को उसकी मां की दी हुई उम्मीद और ऋषि का वादा राहत दे पाएगा? यह सब आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर चरित्र की भावना, दर्द और संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है।